हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम एचपी टेट के कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को। और अगर क्वेश्चन ऐसे बने कि किसके द्वारा कहा गया था, तो ध्यान रख लेना है V.A. स्मिथ के द्वारा जो है भारत का नेपोलियन कहा गया था समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1915। और एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 9 जनवरी रहने वाला है, 1915। और जो है आपने अभी अगर जून 2025 का क्वेश्चन पेपर एनालाइज करा हो, तो उसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि भाई एग्जैक्ट डेट्स भी पूछी गई थी और वहीं पे कुछ एक इवेंट्स के ईयर्स पूछे गए थे। डेट्स की बात करें जिसमें एग्जैक्ट डेट पूछी गई थी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें, उससे डायरेक्ट डेट पूछ ली गई थी, है ना। और बहुत नज़दीकी उसमें ऑप्शंस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जैसे और बात करें कि भाई जिसमें ईयर्स पूछे थे, तो आपको देखने को मिलेगा बैटल ऑफ प्लासी के डायरेक्ट ईयर था, बैटल ऑफ बक्सर का भी डायरेक्ट ईयर पूछा गया था। उसके बाद अगर बात करें तो आपको साइमन कमीशन से पूछा गया था कि भाई भारत कब पहुंचा था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का भी पूछा गया था। और वहीं पे जो है आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड किसी एक का बर्थ से रिलेटेड भी क्वेश्चन बना था। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान में रख लेनी है कि भाई डेट्स से ही डायरेक्ट आपको 6 से 7 क्वेश्चंस बन रही हैं। तो आपको जो है जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनकी डेट्स आपको माइंड में रखनी ही रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, चंपारण में। और डेट की बात करें कब देखने को मिला था, तो अप्रैल 1917 में। अभी हमने देखा कि कब पहुंचे थे भारत में साउथ अफ्रीका से, तो 1915 में वापस पहुंचे थे इंडिया। और 17 तक आपको देखने को मिलेगा कि भाई 2 साल तक क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया में आने के बाद कि एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे। और उसके बाद 17 में पहली बार जो है पॉलिटिक्स में इंडिया में बात करें तो एंटर होते हुए दिखेंगे महात्मा गांधी जी। और उसके बाद जो है पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह देखने को मिलेगा, और हुआ कहाँ था, तो बिहार में देखने को मिलता है। और इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है वो ऐसा बनता है कि भाई जो है, या फिर हम ऐसे भी इसको देख सकते हैं कि जो चंपारण सत्याग्रह है, इसको जो है इंडिया में फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट माना जाता है, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसकी उपलब्धियों का वर्णन करता है। तो किसकी उपलब्धियों का वर्णन करता है, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा समुद्रगुप्त की। और अभी हमने देखा कि भाई V.A. स्मिथ के द्वारा इनको भारत का नेपोलियन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच लैंग्वेज डिड बुद्धा यूज फॉर प्रीचिंग। तो कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग करा गया था भाई, इसमें आपका राइट आंसर पाली रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वॉज बुद्धाज चीफ डिसाइपल। तो कौन था भाई इनका चीफ डिसाइपल, इसमें राइट आंसर रहेगा आनंद। और माना जाता है कि जो आनंद था ये जो है गौतम बुद्धा के क्या थे भाई, कज़न माने जाते हैं, जो इनके डिसाइपल भी थे या कहीं शिष्य भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाउ मैनी नोबल ट्रूथ्स आर देयर इन बुद्धिज्म। यानी कि बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य हैं, तो कितने हैं भाई, इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 4 देखने को मिलते हैं। अब इनको एक बार देख लेते हैं भाई कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट जो देखने को मिलता है उसमें देखने को मिलेगा आपको कि जो वर्ल्ड है वो क्या है, फुल ऑफ सॉरो है ना। और सेकंड में दिया गया है कि जो एक इसका कॉज क्या है सॉरो का, वो माना गया है डिज़ायर। और थर्ड कहा गया, थर्ड नोबल ट्रूथ में, कि डिज़ायर क्या है भाई, इसको हम कॉन्कर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको कॉन्कर नहीं करा जा सकता या इसको जीता नहीं जा सकता। और फोर्थ में कहा गया है कि इसको कॉन्कर करने का तरीका क्या है, जो है 8 फोल्ड पाथ, जिनको अष्टांगिका मार्ग कहा जाता है। तो फर्स्ट में जैसे कि मैंने बताया, वर्ल्ड को क्या बोला गया है कि भाई वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरो, यानी कि जो है पूरा दुनिया क्या है, दुख से घिरा हुआ है। सेकंड में क्या कहते हैं कि जो है इसकी वजह क्या है, तो जो इच्छाएं हैं वही इसका जो है रीज़न बताया गया है, कॉज बताया गया है। थर्ड में कहा गया है कि जो भाई ये इच्छाएं हैं इनको क्या करा जा सकता है, जीता जा सकता है। और फोर्थ में कहा गया है कि अब इनको जीता कैसे जाएगा, उसमें बताया गया है अष्टांगिका मार्ग। तो इसीलिए क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि भाई 8 फोल्ड पाथ या जो अष्टांगिका मार्ग है वो कौन से रिलीजन से एसोसिएटेड है। तो ध्यान रख लेना, बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रख लेनी है। फोर नोबल ट्रूथ्स की बात करें या बात करें अष्टांगिका मार्ग की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द सातवाहना डायनेस्टी रूल्ड विच रीजन ऑफ इंडिया। तो वे कौन से क्षेत्र में आपको ये रूल करते हुए दिखेंगे, राइट आंसर रहेगा डेक्कन में। और मैंने आपको जो कितनी बार प्रीवियस क्लासेस में
बताया हुआ है कि भई ये किसके जो सामंत थे, तो हमें देखने को मिलता है मौर्यंस के सामंत थे और जो है डेक्कन में प्रोमिनेंट थे। लेकिन बाद में जैसे ही कण्वा वीक पड़ते हैं और इनका भी एक्सपेंशन नॉर्थ की साइड को हो रहा था, तो फिर कण्वों को क्या करेंगे रिप्लेस करके नॉर्थ में भी अपनी एस्टैब्लिशमेंट कर लेंगे और इनका रूल ऑलमोस्ट 250 से 280 ईयर्स तक देखने को मिलेगा। जब कोई इतने टाइम तक रूल कर रहा है तो इसका मतलब तो यह है कि बहुत पावरफुल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली इन। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1911। और क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि भाई कलकत्ता से दिल्ली को जब राजधानी स्थानांतरित की गई थी तो उस दौरान जो थे वॉइसरॉय कौन थे? तो आपका आंसर होना चाहिए लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द एट फोल्ड पाथ इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। तो अष्टांगिका मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो जस्ट अभी हमने डिस्कस करा भाई कि बुद्धिज्म से जो है संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन या है मतलब थे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विच वॉइसरॉय पास द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 किस वॉइसरॉय के समय पारित हुआ? तो किसके दौरान देखने को मिलेगा आपको पारित होते हुए? इसका राइट आंसर रहेगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगर आपको ऐसा भी ध्यान नहीं है कि इस दौरान कौन वॉइसरॉय था तो आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए कि फिर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट ऑफ 1919 कहा जाता है ना। और कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा था कि भाई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट ऑफ 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? तो पता होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि भाई मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के नाम से जाना जाता है। दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रख लेनी है। अब यहाँ से ऐसे भी पूछा जाता है कि जो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड है इनमें से कौन गवर्नर था और कौन वॉइसरॉय था और कौन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। तो ध्यान रखना पहले जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आता था उसके बाद जो है किसका नाम होता था? उसके बाद आता था वॉइसरॉय का नेम। सेम ही चीज़ आपको यहाँ पे जो है मॉर्ले मिंटो में भी देखने को मिलता है। मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और मिंटो की बात करिए कौन था? वॉइसरॉय था। और जो है आपको देखने को मिलेगा कि भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट क्रिएट कब करी गई थी? तो जो है 1858 का जो एक्ट आया था उसी के बाद आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट देखने को मिलेगी। उसमें प्रोविज़न था कि भाई अब से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड ड्यूरिंग हुज टेन्योर। तो किसके टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलता है भाई अपॉइंट करा गया था? लॉर्ड इरविन रहने वाला है। इसका टाइम पीरियड जो है 1925 से लेके 31 तक था। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट देखने को मिलता है आपको मार्च 1931 के अराउंड, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। और एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 5 ऑफ मार्च 1931 के अराउंड देखने को मिलता है। और जो है इंपॉर्टेंट इवेंट्स के आपको एग्जैक्ट डेट्स ध्यान में रखनी ही रखनी है। तो इसीलिए आपको जो है चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाई साइमन कमीशन से क्वेश्चन बना भी हुआ था। जैसे कि मैंने बताया कि कब भारत पहुँचे थे, तो कब पहुँचे थे 1928। और इनको अपॉइंट कब करा गया था भाई? तो 1927 में अपॉइंट करा गया था, 28 में भारत पहुँचेंगे। और जो है उस टाइम गवर्नर जनरल तो नहीं, वॉइसरॉय का कॉन्सेप्ट आ गया था 1858 के बाद। तो वॉइसरॉय कौन था? लॉर्ड इरविन था। तीनों ही चीज़ें जो है साइमन कमीशन से आपको ध्यान में रख लेनी है। और क्वेश्चन में ये ज़रूर देखना है आपको कि भाई अपॉइंट पूछा है, कब अपॉइंट करा गया था, या पूछा गया कि कब भारत पहुंचा था। दोनों ही डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और आपको डेट्स दोनों ही देखने को मिलती है ऑप्शंस में। तो इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों डेट्स तो रखेंगे ही रखेंगे। आपको जो है क्लियर होना चाहिए माइंड में कि भी पूछा क्या गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज द लास्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। तो भारत के अंतिम वॉइसरॉय कौन थे? कौन थे भाई? इसमें राइट आंसर रहेगा लॉर्ड माउंटबेटन। हमने जो है प्रीवियस क्लासेज में कितनी बार डिस्कस कर लिया है कि भाई कौन था लास्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। देखने को मिलता है माउंटबेटन, है ना। और माउंटबेटन को ही फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी बना दिया गया था, है ना। इंडिपेंडेंस जैसे ही इंडिया को प्राप्त होती है तो उसके बाद क्या देखने को मिलता है? अब जो है वायसराय की पोस्ट एंड कर दी गई थी, ये भी ध्यान रखना है। और फिर दोबारा से गवर्नर जनरल की पोस्ट देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। और उसके बाद क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि उसके बाद फिर अगर ऐसे देख लें कि सेकेंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन था? तो सी राजा गोपालाचारी देखने को मिलते हैं। पर इनसे एक और क्वेश्चन बनता है कि भाई ऐसा कौन सा भारतीय क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन था? तो देख लो भाई, इंडियन की बात करी गई है। तो ऐसे तो ओवरऑल सेकंड देखने को मिलते हैं फ्री इंडिया के, है ना।
लेकिन अगर बात करें इंडियन की तो फर्स्ट देखने को मिलेंगे सी राजा गोपालाचारी, और यही जो थे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी थे। उसके बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट रिप्लेस कर दी गई थी प्रेसिडेंट से, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हु इज़ नोन फॉर द सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी। तो सहायक संधि नीति के लिए जो है कौन प्रसिद्ध है, इसमें राइट आंसर रहेगा लॉर्ड वेलेस्ली। और ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि कब इंट्रोड्यूस करी गई थी ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, 1799 में इंट्रोड्यूस करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सती प्रथा को किसने समाप्त किया। तो किसके द्वारा समाप्त करी गई थी सती प्रथा, राइट आंसर रहने वाला है लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इससे रिलेटेड हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि ये भाई लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ कौन थे, बंगाल। और उसके बाद 1833 के चार्टर के तहत जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ क्या बना दिया गया था, इंडिया। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछा जाए कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। उसके बाद क्वेश्चन बने कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तब भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ही होगा, क्योंकि 1833 के तहत जो है क्या देखने को मिलता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का एक प्रोविज़न आया था, है ना। उस दौरान कौन था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो बेंटिक था, तो उसी को फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के तौर पे अपॉइंट कर दिया गया था 1835 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच सुंगा रूलर परफॉर्म्ड टू अश्वमेध यज्ञ। तो किसके द्वारा भाई दो अश्वमेध यज्ञ कर बेसिकली किस शासन के द्वारा किए गए थे, तो राइट आंसर रहेगा पुष्यमित्र शुंगा। और क्वेश्चन बनता है किसके द्वारा परफॉर्म करवाए गए थे जो है अश्वमेध यज्ञ जो है पुष्यमित्र शुंगा से, तो राइट आंसर रहेगा आपका पतंजलि। हमने देखा था कि जो पतंजलि के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, इसको महाभाष्य कहते हैं। और महाभाष्य कौन सी बुक पर टिका है, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टिका है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि जो अष्टाध्यायी है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो पाणिनि के द्वारा। और जो है पतंजलि के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, महाभाष्य। पर ये जो महाभाष्य है ये पतंजलि की महाभाष्य जो है पाणिनि की अष्टाध्यायी पे एक टीका या फिर कमेंट्री है, ये ध्यान में रख लेना है, जो मैं पहले भी आपको कितनी बार बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गंधारा आर्ट फ्लरिश्ड ड्यूरिंग विच डायनेस्टी। तो किसके दौरान फलता फूलता दिखेगा आपको भाई गंधार कला, तो दिखेगी कुषाणों के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द कुशाना बिलोंग्ड ओरिजिनली टू विच ट्राइब। तो कौन सी ट्राइब से एसोसिएटेड थे, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि यूएजी ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सुदर्शना लेक वॉज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रियन ऑफ। तो किसके दौरान ये कंस्ट्रक्ट होते हुए दिखेगी, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। उसके बाद अशोक जो है इस पर डैम बनवाते हुए दिखेगा, है ना। फिर आगे चलकर देखेंगे रुद्रदामन फर्स्ट इसको पहली बार रिपेयर करवाएगा, और सेकंड टाइम कौन रिपेयर करवाते हुए दिखता है, स्कंदगुप्त रिपेयर करवाते हुए दिखता है। और रुद्रदामन की एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है भाई गिरनार या फिर जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है हमें सुदर्शना लेक के कंस्ट्रक्शन की, कि भाई जो है किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट करी गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उसके बाद इस पे डैम अशोक बनवाएगा। फिर जब फ्लड से जो उसको जो भी मतलब डिस्ट्रक्शन हुआ होता है उसमें कौन उसको रिपेयर करवाएगा, पहली बार खुद रुद्रदामन। इसने सारी चीज़ें अपनी इंस्क्रिप्शन में मेंशन करी है। लेकिन बाद में गुप्ता फेज में जब स्कंद गुप्ता आएगा और दूसरी बार रिपेयर करवाते हुए दिखेगा, तो अपने बारे में खुद वहाँ पे वर्णन करवाते हुए दिखेगा, जो है रुद्रदामन की गिरनार इंस्क्रिप्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द सातवाहना डायनेस्टी इज ऑल्सो नोन एज। तो सातवाहना डायनेस्टी को और किस नाम से जाना जाता है, राइट आंसर रहेगा आंध्रा डायनेस्टी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये जो आंध्रा डायनेस्टी सातवाहनों को कहा गया है वो किस में कहा गया, पुराणों में, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भी क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया 250 टू 280 ईयर्स तक ऑलमोस्ट आपको रूल करते हुए दिखेंगे, तो पावरफुल थे। और इनका वर्णन पुराणों में भी देखने को मिलता है, तो इसीलिए ध्यान में रख लेना। और क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि पहली बार जो है लेड कॉइन्स किसके द्वारा, यानी कि शीशे के जो सिक्के हैं वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करे गए थे, सातवाहनों के द्वारा। या पहली बार लैंड ग्रांट या बात करें भूमि दान किसके द्वारा करा गया था, वो भी सातवाहनों के द्वारा ही करा गया था। तो तीन चीज़ें तो आपको नहीं भूलनी है। और पावरफुल रूलर की बात करें इनकी, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। उसने शका रूलर जो है नहापना को हराया था, दोबारा से सातवाहनों का क्या करा था, रिवाइवल या पुनरुत्थान करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द चंपारण सत्याग्रह वॉज रिलेटेड टू। तो चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है, तो संबंधित है भाई नील जो किसानों से, इंडिगो कल्टीवेटर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा खेड़ा सत्याग्रह कब शुरू किया गया। तो कब शुरू किया गया था, राइट आंसर रहेगा 1918। और जो है आपको देखने को मिलेगा खेड़ा सत्याग्रह से पहले एक और सत्याग्रह होता है जिसको अहमदाबाद मील स्ट्राइक कहते हैं। पहले देखने को मिलता है महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह, है ना, जिसको फर्स्ट सीडीएम कहा जाता है।
और ये जो है 1917 कब अप्रैल में देखने को मिला था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक फ़ेब 1918 में देखने को मिलेगी और खेड़ा सत्याग्रह की बात करें अप्रैल 1918 में देखने को मिलेगा। तो आपको कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी जो उनको फिर उसके बाद हो सकता है फोर्थ ऑप्शन आपको दे दी जाए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना? तो आपको वो कब देखने को मिला 1920 के अराउंड, तो उनको ना अरेंज करने के लिए दिया जा सकता है। आपको या पूछा जा सकता है कि भई स्पेसिफिक इवेंट की डेट पूछी जा सकती है, तो इसीलिए आपको ये जो है ध्यान में रख लेना है। क्योंकि आपने अब एनालाइज़ करा जैसे कि मैंने पहले भी बताया, तो उसमें डेट्स डायरेक्ट पूछी गई थी और कुछ एक इवेंट्स की स्पेसिफिक डेट भी पूछी गई थी। और कुछ एक चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से एक चीज़ ध्यान रख लेना कि ये जो पहली हंगर स्ट्राइक थी, जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा। और वहीं खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो हमें वैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो देखने को मिलता है 1920 में, लेकिन पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो महात्मा गांधी जी के द्वारा इंडिया में करा गया था, वो बेसिकली खेड़ा सत्याग्रह था। तो जो है इनको ये भी जो है ध्यान में रखना है। आपको तीनों ऑप्शन में दिए हो और एक और दिया हो, तो उनमें पूछा जाए कि इनमें से फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कौन था महात्मा गांधी जी के द्वारा जो करा गया था? तो पता होना चाहिए खेड़ा सत्याग्रह। और पहली हंगर स्ट्राइक तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में देखने को मिलती है। और वहीं बात करें इसकी, तो इसको फर्स्ट ईडीएम के तौर पर देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है आपको, एक सेकेंड, किससे संबंधित थी? तो किससे संबंधित थी? इसमें आपका राइट आंसर रहेगा जो है मील वर्कर से रिलेटेड थी। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द खिलाफत मूवमेंट वॉज लेड बाय, तो किसके द्वारा भी देखने को मिलता है खिलाफत मूवमेंट? बेसिकली किसने नेतृत्व करा था इसका? तो जो है अली ब्रदर्स ने, मोहम्मद अली और शौकत अली। कई बार इनका नाम जो है पूरा ना देते हुए आपको डायरेक्ट अली ब्रदर्स दिया होता है, तो आपको अली ब्रदर्स टिक करना है उस दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट वॉज गिवन बाई, तो किसके द्वारा ये भाई नारा दिया गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये रहेगा बीजी तिलक के द्वारा। और हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस कर ली थी कि पहली बार स्वराज की डिमांड कब देखने को मिलती है, तो दादा भाई नारोजी के द्वारा एक इवेंट बेसिकली एक जो है आईएनसी का सेशन था, जिसको क्या करा गया था, उनके द्वारा अध्यक्षता करी गई थी। कौन था वो? 1906 में। और कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। तो वहाँ पहली बार दादा भाई नारोजी के द्वारा स्वराज की बात करी गई थी। उसके बाद 1916 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा बीजी तिलक जो है कहेंगे कि भाई स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और फिर आगे चलकर हम 1929 के अराउंड लाहौर सेशन में देखेंगे, जहाँ जे.एल. नेहरू उसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं। वहाँ पे पूर्ण स्वराज की डिमांड होगी। तो क्वेश्चन बनता है पूर्ण स्वराज की डिमांड पहली बार कब हुई थी, या स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसके द्वारा ये नारा दिया गया था? फिर क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि स्वराज की बात पहली बार कब हुई थी, या बात करी जाती, ऐसे भी पूछा था कि कौन से जो है सेशन में हुई थी आईएनसी के, तो 1906 के सेशन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा For the first time in ancient India, which dynasty granted land and which inscription gives information about it? तो प्राचीन भारत में सबसे पहले जो है ये भूमिदान कब देखने को मिला था? सातवाहनों के द्वारा करा गया था भूमिदान। और ये कौन सी इंस्क्रिप्शन से पता चलता है? तो नानाघाट इंस्क्रिप्शन से। और ये नोट डाउन कर लेना हो सकता है। यहाँ तो आपको पता था सातवाहनों के द्वारा पहली बार जो है क्या देखने को मिला था? लैंड ग्रांट। लेकिन जो है अगर लैंड ग्रांट के बारे में ऐसा ना पूछते हुए ऐसा पूछा था कौन सी इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, तो नहीं था ना आइडिया। तो इसीलिए इसको नोट डाउन कर लेना है कि भाई नानाघाट इंस्क्रिप्शन जो है वहाँ से पता चलता है कि भाई पहली बार सातवाहनों के द्वारा लैंड ग्रांट करी गई थी। ओवरऑल देखा जाए पहली बार इन्हीं के द्वारा जो भूमिदान करा गया था। इससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें चौरी चौरा घटना कब हुई थी, तो कब हुई थी ये देखने को मिलता है 1922। और इसी को माना जाता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू करा गया था, वो 1922 में इसीलिए एंड होता है। स्पेसिफिक डेट देखी जाए फैब, और फैब भी कब, तो 5th ऑफ फैब में देखने को, 5th ऑफ फैब में क्या करा गया था, इसको बेसिकली वापस ले लिया गया था इसको। क्यों? क्योंकि भाई चौरी चौरा इंसिडेंस होता है यूपी के गोरखपुर में, वहाँ माना जाता है ऑलमोस्ट 22 जो पुलिस वालों को जला दिया गया था जिंदा। तो ये जो है इसका जो जहाँ पे हम देखते हैं कि भाई महात्मा गांधी जी पीसफुल प्रोटेस्ट की बात करते हैं, लेकिन ये अग्रेसिव की तरफ बढ़ गया था। तो इन्होंने यही बेहतर समझा कि इसको वापस ले लिया जाए, अदरवाइज ब्रिटिशर फिर कुछ हार्श जो है स्टेप उठाते और जो हमें ही दिक्कत होती जिससे। तो इसीलिए इन्होंने क्या समझा सही कि भाई इसको वापस ले लिया जाए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ड्यूरिंग हुज रिएन डिड पतंजलि लिव, तो भाई किसके दौरान देखने को मिलता है पतंजलि? तो हमने अच्छे से डिस्कस करा कि पुष्यमित्र शुंगा के टाइम पर दो जो है अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे पुष्यमित्र शुंगा से पतंजलि के द्वारा। और इनकी बुक जो देखने को मिलती है महाभाष्य देखने को मिलती है,
जो टीका है अष्टध्यायी, और किसकी अष्टध्यायी पे? पाणिनि की अष्टध्यायी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु असैसिनेटेड द लास्ट शुंगा रूलर देवभूति। तो फाउंडर तो शुंगा का कौन था? पुष्यमित्र शुंगा था। लास्ट रूलर भी आपको ध्यान में रखना होता है किसी भी डायनेस्टी से जब पढ़ रहे हो, एक तो फाउंडर, एक लास्ट रूलर, और जो है कोई इंपॉर्टेंट रूलर है उसको भी ध्यान में रख लेना है। तो पुष्यमित्र शुंगा फाउंडर था शुंगा डायनेस्टी का। लास्ट रूलर देवभूति था। देवभूति को कौन मारेगा? वासुदेव। कण्व तो वैसे नहीं दिया होता है ज़्यादातर, लेकिन अगर ऑप्शन में कण्व दिया हो तो आपको पता है भी शुंगा को रिप्लेस कण्व करते हैं, तो ईजिली आप आंसर टिक कर पाते हैं ना। और ज़्यादातर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अदरवाइज तो आपको डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कण्वों के लास्ट जो रूलर था उसको मारकर कौन गद्दी प्राप्त करेगा? तो शिवमुख जो है गद्दी प्राप्त करेगा। और किसकी स्टैब्लिशमेंट करेगा जो है? तो देखने को मिलता है सातवाहनों की। हमने देखा तो कि पोस्ट मॉडर्न फेज में जो 4 इंडिजीनियस डायनेस्टीज देखने को मिलती है, एक तो हमें देखने को मिलती है कौन जो है मौर्यंस को रिप्लेस करेगा? शुंगा। शुंगा को रिप्लेस करेंगे कण्व, और कण्वों को कौन रिप्लेस करेगा? तो उनको जो है सातवाहन रिप्लेस करेंगे। और इन्हीं के साथ जो कॉन्टेम्प्रेरी देखने को मिलते हैं आपको कलिंग वाले एरिया में, बेसिकली जो आजकल उड़ीसा में देखने को मिलता है, तो वहाँ पे रूल कर रहे होते हैं चेदी या चेती डायनेस्टी कहते हैं जिनको। तो 4 जो है इंडिजीनियस डायनेस्टीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द कण्वा डायनेस्टी। तो कौन था लास्ट रूलर? इसमें आपका राइट आंसर रहेगा सुशर्मन। अभी हमने देखा फाउंडर वासुदेव था, सुशर्मन जो था लास्ट रूलर था, और इसको मारेगा कौन? सीमुक। और फिर किसकी स्टैब्लिशमेंट करेगा? सातवाहनों की स्टैब्लिशमेंट देखने को मिलती है। हालांकि ये साउथ में पहले से ही प्रोमिनेंट थे, डेक्कन वाले एरिया में, जब ये मौर्यंस के सामंत थे। और उसके बाद जो है जैसे ही शुंगा डायनेस्टी आपको रूल करते हुए दिखेगी नॉर्थ में, और फिर उसके बाद कण्व दिखेंगे जो है रूल करते हुए नॉर्थ में, तो उस दौरान ये अपना एक्सपेंशन डेक्कन में पूरी तरह से कर लेते हैं। और बाद में इनको एक्सपेंशन करने के लिए नॉर्थ ही रह जाता है, क्योंकि भाई वहाँ पे नॉर्थ में एक तो अगर बात करें साउथ में ऑलमोस्ट इन्होंने पूरा एरिया कंट्रोल कर लिया था। इस साइड जो क्या रह जाता है अरेबियन सी, वहाँ तो एक्सपेंशन नहीं कर सकते थे। इस साइड बे ऑफ बंगाल रह जाता है ना। तो इन साइड तो नहीं कर सकते रिप्लेस बेसिकली एक्सपेंशन, और ना इस साइड को इंडियन ओशियन देखने को मिलता है। तो अब इस साइड तो पूरा इन्हें क्या कर लिया, एक्सपेंशन कर लिया। अब नॉर्थ की तरफ जाएंगे, और नॉर्थ में एक और बेनिफिट मिल जाता है कि कण्व जो थे ऑलरेडी क्या हो गए थे, वीक हो गए थे, और ज़्यादा टाइम तक रूल भी नहीं कर पाते, और इनको सातवाहन रिप्लेस कर लेंगे सुशर्मन को मारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज विदड्रॉ बिकॉज। तो क्यों भाई इसको वापस लिया गया था? किसको? असहयोग आंदोलन को, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। और मैंने बताया भी कि ये तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो वाला है जो 1920 में शुरू हुआ था, और जो है 5 ऑफ फेब 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट्स की वजह से इसको वापस ले लिया गया था। लेकिन इससे पहले एक ऐसा इवेंट है जिसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फर्स्ट असहयोग आंदोलन कहा जाता है इंडिया में, बाई महात्मा गांधी। तो कौन सा था भाई? तो वो था खेड़ा सत्याग्रह। उसको पहला असहयोग जो है आंदोलन कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द रिपेयर ऑफ सुदर्शना लेक बाय रुद्र दामन फर्स्ट इज मैंशनड इन विच इंस्क्रिप्शन। तो कौन से इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है कि रुद्र दामन के द्वारा जो है सुदर्शन लेक की मरम्मत करवाई गई थी? तो ये देखने को मिलता है गिरनार या जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जिसे कहा जाता है, और ये खुद रुद्र दामन की इंस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच गुप्ता रूलर अगेन रिपेयर्ड सुदर्शना लेक आफ्टर हैवी फ्लड्स। तो कौन था भाई? और इसके द्वारा सेकंड टाइम रिपेयर करवाया जाएगा। फर्स्ट टाइम तो रुद्रदामन फर्स्ट के द्वारा करवाई गई थी, तो ये रहेगा स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के बारे में एक चीज़ और ध्यान रख लेनी है कि ये गुप्ता डायनेस्टी का जो है लास्ट पावरफुल रूलर माना जाता है। इसके बाद वीक रूलर्स आएंगे, और ऑलमोस्ट ऐसा माना जाता है कि विद इन 100 ईयर्स जो है गुप्ताओं का क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच सातवाहना रूलर इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट। तो किसे कंसिडर करा जाता है भाई सबसे शक्तिशाली जो है शासक? तो ये माना जाता है गौतमीपुत्र सतकर्णी। हमने देखा था हॉल नामक रूलर था, उसके दौरान क्या देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट डार्क एजेस में चला जाता है सातवाहना डायनेस्टी। फिर उसके बाद जो है 23rd रूलर आता है गौतमीपुत्र सतकर्णी, वो रिवाइव करेगा इसको दोबारा से सातवाहना डायनेस्टी को। और किसको हराकर? तो नहापन्ना को। और कौन सा था? शका रूलर था। इसको हराकर जो शकों ने इसके बेसिकली डायनेस्टी का या बात करें इसके एम्पायर का जो भी एरिया कंट्रोल करा हुआ था उसको वापस लेते हुए दिखेगा। तो फिर इसी तरह से रिवाइव करता हुआ दिखेगा सातवाहना डायनेस्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गौतमीपुत्र सतकर्णी डिफीटेड विच फॉरेन पावर। किसे हराएगा? अभी तो हमने देखा भी नहापना, और नहापना शकों का रूलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सातवाहनास वर ग्रेट पैट्रोन्स ऑफ
विच रिलीजन, तो कौन से धर्म के जो है संरक्षक देखने को मिलते हैं? तो भी मुख्य संरक्षक थे ये बुद्धिज़्म के। और अगर पूछा जाए कि फॉलोवर किस धर्म के थे, तो ध्यान रख लेना है भई ये ब्राह्मणिज़्म के फॉलोवर थे और पैट्रोनाइज़ करते हुए बुद्धिज़्म को दिखेंगे। दोनों ही अलग चीज़ें, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर बात करें फॉलोवर, तो थे ये ब्राह्मणिज़्म के फॉलोवर, पर जैसे कि मैं बता रही हूँ कि भई बड़े लेवल पर पैट्रोनाइज़ करते हुए बुद्धिज़्म को दिखेंगे। और लैंड ग्रांट इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्राह्मणों को ही नहीं दी थी, और बात करें अपने ऑफिशियल्स को ही नहीं दी थी, बल्कि बात करें बुद्धिज़्म के जो मॉन्क थे उनको भी बड़े लेवल पर लैंड ग्रांट करते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वाज़ द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? तो कौन था गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर? श्री गुप्ता। और माना जाता है 240 एडी के अराउंड इस्टेब्लिशमेंट करता है। लेकिन उस दौरान जो है ये भई बड़े एरिया को कंट्रोल नहीं कर पाता है। नहीं, कंट्रोल नहीं, बेसिकली सामंत थे, तो इन्होंने ना छोटा-मोटा एरिया पे रूल कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इसके बाद घटोत्कच देखने को मिलता है, ये ऑलमोस्ट 80 तक रूल करेगा। और 80 के बाद आपको 319 तक देखने को मिलता है घटोत्कच, जो इसका बेटा था श्रीगुप्त का। फिर बाद में आगे चलकर चंद्रगुप्त फर्स्ट जब आएगा, तो क्या करेगा, बड़े लेवल पर कंट्रोल करेगा और जो है मगध वाला एरिया, उस सारे एरिया को अपने कंट्रोल में लाएगा। और फर्स्ट इंडिपेंडेंट जो है गुप्ता रूलर के तौर पर देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो है, अगर देख आपको, जैसे आपने गुप्ता डायनेस्टी स्टडी करी होगी, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य से मेनली हम डिस्कस करते हैं। और इसकी जो है डेट आपको 1319 से देखने को मिलती है, 35 तक रूल करते हुए दिखेगा। लेकिन इसका अगर देखा जाए फाउंडर, तो श्रीगुप्त है, पर ओरिजिनली फाउंडर इसको माना जाता है क्योंकि इंडिपेंडेंट रूलर यही था। और ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि महाराज धीराज की उपाधि लेने वाला फर्स्ट रूलर कौन था? तो फर्स्ट रूलर चंद्रगुप्त फर्स्ट था। और ऐसा भी माना जाता है भाई कि जो महाराज धीराज की उपाधि लेता था, वही क्या होता था, इंडिपेंडेंट रूलर होता था। इन दोनों के द्वारा, श्रीगुप्त और घटोत्कच के द्वारा महाराज की उपाधि ली गई थी, जो कि सामंतों के द्वारा ली जाती थी उस दौरान। तो इसीलिए ये दोनों क्या थे भाई, किसी एम्पायर के अंडर आपको सामंत के तौर पर देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही चंद्रगुप्त फर्स्ट आएगा, वो महाराज धीराज की उपाधि लेगा, तो ये इंडिकेट करता है कि ये एक इंडिपेंडेंट रूलर था। तो ये चीज़, और अगर बात करें भाई इन दोनों ने, श्रीगुप्त और घटोत्कच ने महाराज की उपाधि ली थी, कहाँ से पता चलता है? तो समुद्रगुप्त की इलाहाबाद जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ से पता चलता है। तो ये भी ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वॉज नोन एज कविराज? तो किसे कहा जाता है कविराज? राइट आंसर रहेगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराज धीराज? तो ये कोई और नहीं, अभी तो हमने देखा, अभी चंद्रगुप्त फर्स्ट था। और महाराज धीराज का मतलब ऐसा था कि भाई ये इंडिपेंडेंट रूलर है, क्योंकि उस दौरान महाराज वही उपाधि लेते थे जो सामंत थे, लेकिन महाराज धीराज उपाधि उनके द्वारा ली जाती थी जो इंडिपेंडेंट होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वॉज द फर्स्ट रूलर टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन गुप्ता पीरियड? तो किसके द्वारा गुप्ता फेज में पहली बार गोल्ड कॉइन्स इशू करे गए थे? तो वही तो इशू करेगा फिर जो इंडिपेंडेंट रूलर था। और इंडिपेंडेंट रूलर कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट था, क्योंकि महाराज धीराज की उपाधि इसी के द्वारा ली गई थी, जो कि इंडिपेंडेंट रूलर की तरफ इशारा करता था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। और कौन से टाइप के कॉइन थे? तो राजा रानी टाइप कॉइन्स इसके द्वारा इशू करे गए थे। और साथ में जो है दीनार कहा जाता था गोल्ड कॉइन्स को, जिसके द्वारा इशू करे गए थे। दोनों ही चीज़ें ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो इलाहाबाद स्तंभ लेख के लेखक कौन थे? तो हमने देखा भी कि इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है किससे एसोसिएटेड था? समुद्रगुप्त से एसोसिएटेड था। यहाँ से हमें क्या पता चलता है जो इस स्तंभ लेख से, कि भाई जो श्रीगुप्त जो फाउंडर था, और बात करें जो घटोत्कच सेकंड रूलर माना जाता है इस डायनेस्टी का, वो दोनों महाराज की उपाधि लेंगे, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं थे। महाराज की उपाधि ऐसा माना जाता है सोर्सेज के अकॉर्डिंग, जो कॉन्टेम्प्रेरी सोर्सेज है, कि वही उपाधि लेते थे, जो मैं आपको इतनी बार बता चुकी हूँ अब तक, कि जो सामंत होते थे। तो ये पता चलता है हमें कि भाई इलाहाबाद स्तंभ लेख से। और किसके द्वारा लिखी गई थी बेसिकली? तो ये लिखी गई थी हरिसेन के द्वारा, और एक कोर्ट पोइट था समुद्रगुप्त का। तो ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि भाई हरिसेन किसके कोर्ट में देखने को मिलता है? समुद्रगुप्त के कोर्ट में। क्योंकि अगर आपने देखा हो, अभी पूछा गया था कि जो हर्षवर्धन के कोर्ट में एक प्रोमिनेंट स्कॉलर था बाणभट्ट, है ना? क्वेश्चन बना था कि बाणभट्ट जो है किसके कोर्ट में देखने को मिलता है, या किससे एसोसिएटेड था? डायरेक्ट क्वेश्चन बना था, तो उसका राइट आंसर रहने वाला था हर्षवर्धन से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच गुप्ता रूलर अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य? तो कौन सा ऐसा गुप्ता शासक है भाई जिसके द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी? तो इसमें राइट आंसर रहेगा चंद्रगुप्त टू। हमने देखा श्रीगुप्त फाउंडर के तौर पे देखने को मिलता है, 240 में इस्टेब्लिशमेंट करेगा, है ना? उसके बाद कौन देखने को मिलेगा? फिर आते हुए दिखेगा आपको घटोत्कच, 242 80 तक ऑलमोस्ट। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट देखने को मिलता है।
सॉरी 280 तक देखने को ये मिलता है, 282 जो है 319 तक देखने को मिलेगा, 319 से 35 तक। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद समुद्रगुप्त देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त के बाद कौन आता है? फिर आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इसके द्वारा विक्रमादित्य के टाइटल लिया गया था। अब क्यों लिया गया था टाइटल? तो भी माना जाता है जो शका रूलर थे उनको डिफीट करता है। तो एक तो विक्रमादित्य का जो है टाइटल लेते हुए दिखेगा, शकारी का टाइटल भी लेते हुए दिखेगा, शकारी विक्रमादित्य। और इसके साथ साथ जो है सिल्वर कॉइन्स इशू करेगा अपनी विक्ट्री को मेमोरेट करने के लिए, तो ध्यान रख लेना है। और पहला ऐसा रूलर माना जाता है जिसके द्वारा सिल्वर कॉइन्स गुप्ता डायनेस्टी में इशू करे गए थे। पर इनको इशू करने की वजह एक मानी जाती है कि भाई जो इन्होंने शकों को हराया था उसको उस विक्ट्री को मेमोरेट करने के लिए इशू करे गए थे। तो इसीलिए भी चीज़ ध्यान रख लेनी है, विक्रमादित्य हो, शिकारी का टाइटल लिया हो, या फिर पहली बार सिल्वर कॉइन गुप्ता डायनेस्टी में इशू करे गए हो, क्योंकि गुप्तों को माना जाता है कि भाई इनके द्वारा बड़े लेवल पर गोल्ड कॉइन्स इशू करे गए थे। तो इसीलिए चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। और पहली बार किसके द्वारा गोल्ड कॉइन्स इशू करे गए थे? तो हमने डिस्कस करा था कुषाणों के द्वारा, है ना। और रूलर की बात करें तो सेकंड रूलर था वीमा कटफिशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिगन इन। तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन जो है इसकी शुरुआत कब देखने को मिलती है? 1930। और क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कौन सा ऐसा इवेंट है जिससे देखने को मिलता है कि वे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी? तो जिसको दांडी मार्च या फिर क्या कहते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह कहते हैं, उसके साथ ही इसकी शुरुआत हो गई थी, है ना। जो हमने देखा था साबरमती आश्रम से जो शुरू करा जाएगा और कहाँ तक, दांडी तक देखने को मिलता है ना। ऑलमोस्ट 12 मार्च 1930 को शुरू होगा और 5 अप्रैल 1930 को पहुंच जाते हैं, जो है साबरमती से शुरू करा था और दांडी पहुंच जाएंगे, है ना, 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच के, और कितने दिन की जो है रहेगी इनकी यात्रा? तो 24 डेज़ की, और 24 डेज़ की यात्रा थी। 240 माइल्स इनके द्वारा कवर करा गया था। और इसके अलावा आपको यहाँ से जो ध्यान रखना है कि भाई 6 अप्रैल 1930 को जो है सॉल्ट लॉ ब्रेक इनके द्वारा दांडी में करी जाती है। 5 को जाते हैं, लेकिन ब्रेक कब करेंगे सॉल्ट लॉ? तो 6 अप्रैल को ब्रेक करते हुए दिखेंगे। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है, जो है बात करें दांडी मार्च से, जो कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाए CDM की, तो आपको ध्यान होना चाहिए 12 मार्च 1930 से शुरू हुई थी। और कितने फॉलोवर्स के साथ देखने को मिलेंगे भी? 78 फॉलोवर्स के साथ जो शुरू करा था इन्होंने, और बाद में तो बहुत से लोग जुड़ते हुए दिखेंगे, और जितने भी लोग थे उन सबके द्वारा सफ़ेद कपड़े पहने गए थे। ये भी चीज़ माइंड में रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द दांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम। तो कहाँ से शुरू हुआ था दांडी मार्च को? जो है ऐसे भी बनता है क्वेश्चन, और क्या कहा जाता है? तो जो है सॉल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है। दांडी मार्च की यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? साबरमती आश्रम से। खत्म कहाँ होती है? दांडी में जाकर खत्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द गुप्ता पीरियड इज नोन एज द। तो किस बेसिकली नाम से, और क्या कहें कि हाँ, किस नाम से जाना जाता है इसको? तो इसको जाना जाता है गोल्डन एज ऑफ इंडिया। अब क्यों जाना जाता है? क्योंकि इनके द्वारा बड़े लेवल पर गोल्डन कॉइन इशू करे गए थे? नहीं, ये इशू करे गए थे इनके द्वारा, नो डाउट, लेकिन गोल्डन एज इसीलिए माना जाता है भाई, ये तो इस वजह से तो नहीं माना जाता। इसीलिए माना जाता है कि इनके द्वारा लिटरेचर में बड़े लेवल पर काम करा गया था, आर्किटेक्चर में बड़े लेवल पर काम करा गया था, जो मेन 2 रीज़न माने जाते हैं गोल्डन एज कहने के। बाकी भी और काम है जिनके वजह से माना जाता है, लेकिन मेन जो है जो लिटरेचर के फील्ड में काम होता है और जो आर्किटेक्चर की फील्ड में इनके दौरान काम होता है, इसी वजह से गोल्डन पीरियड माना जाता है गुप्तों को, गुप्ता का जो फेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पूना पैक्ट 1932 वाज साइंड बिटवीन। तो किन दो लोगों के बीच में देखने को मिलता है? तो इसमें राइट आंसर रहेगा गांधी अम्बेडकर। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि पूना पैक्ट ऑफ 1932 को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है गांधी अम्बेडकर पैक्ट के नाम से। या क्वेश्चन बन जाए गांधी अम्बेडकर पैक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? पता होना चाहिए भाई पूना पैक्ट, और कब देखने को मिलता है? 1932 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द फेमस स्लोगन डू और डाई वॉज गिवन बाय। तो किसके द्वारा दिया गया था स्लोगन? इसमें राइट आंसर रहेगा बेसिकली गांधी, क्योंकि 1942 में हमें देखने को मिलता है भाई, जिसको अगस्त जो है क्रांति भी कहा जाता है, या बात करें क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि वो अगस्त में देखने को मिला था, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो उस दौरान डू और डाई का नारा देते हुए दिखेंगे गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन। तो कब बेसिकली पास हुआ था? तो राइट आंसर रहेगा 1919 में। और उस दौरान वॉइसरॉय कौन था? तो चेम्स फोर्ड था। हमने देखा ना, जो मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड देखने को मिलता है।
तो ये चेम्सफोर्ड उस दौरान क्या था, वॉइसरॉय था। मॉन्टेग्यू तो हमने देखा था कि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। और 1919 में एक एक्ट आएगा जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से भी जानते हैं। लेकिन रॉलेट एक्ट जो है 1919 में देखने को मिलता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जलियांवाला बाग मैसेकर अक्कड़ इन तो कब देखने को मिलता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ से क्वेश्चन बना था जून 2025 में, और डायरेक्ट जो है एग्जैक्ट डेट पूछी गई थी, तो उसमें 30th ऑफ अप्रैल 1919 में जो है देखने को मिलेगा ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन, ये भी जो है जून 2025 में क्वेश्चन बना था। तो कब पहुंचे थे इंडिया, 1928 में। देखो 27 8 दोनों ही ऑप्शन है, अगर क्वेश्चन बने कब अपॉइंट करा गया था, तो 27 में अपॉइंट करा गया था, और इंडिया का पहुंचे थे 28 में पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच गुप्ता रूलर परफॉर्म्ड द अश्वमेध यज्ञ। तो कौन सा गुप्ता शासक है जिसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ जो है परफॉर्म करा गया था। समुद्रगुप्त रहने वाला है। और इसका पता कहाँ से चलता है, क्या इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है जो इसकी उससे पता चलता है, जी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए हैं, लेकिन इसमें इतना डीप तो नहीं पूछेंगे। पर हाँ, क्वेश्चन बना था कि भाई जो समुद्रगुप्त के द्वारा दो नहीं सॉरी जो अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे उसका पता इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से चलता है, तो गलत हो जाता, क्योंकि जो इसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे उनका पता इसके क्वाइंस से चलता है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में कोई भी मेंशन नहीं करा गया ऐसी कुछ एक चीज़ भी कि इसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। वैसे तो डीप है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, पर फिर भी इतना ध्यान रख लेना है कि जो अश्वमेध यज्ञ है वो किसके द्वारा करवाया गया था, गुप्ता फेज में समुद्रगुप्त के द्वारा। आगे भी चलकर रूलर करवाएंगे गुप्ता रूलर, पर जो है फर्स्ट आपको समुद्रगुप्त देखने को मिलता है। हो सकता है इससे पहले भी किसी के द्वारा करवाए हो गुप्ता फेज में, लेकिन वही इसी के कॉइन से हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई, इससे पहले नहीं मिली है, तो इसलिए मानते हैं कि इसके द्वारा ही पहली बार कंडक्ट करवाया है गुप्ता फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्त। तो कौन था, हरिसेन, जो हमने अभी डिस्कस करा, जहाँ पूछा था कि भाई इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, तो किसके द्वारा थी वो, हरिसेन। तो ये जो इसका कोर्ट पोइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, गांधी इस्टेब्लिश्ड साबरमती आश्रम इन। तो कब इस्टेब्लिश करा गया था गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम, तो इसमें ना 1915 में वापिस आते हुए दिखेंगे। 16 में एक आश्रम की शुरुआत करी गई थी, या इस्टेब्लिश करा गया था एक आश्रम, और बाद में इस आश्रम को जो है साबरमती लेकर जाएंगे या शिफ्ट करेंगे 1917 में। तो वैसे इसकी इस्टेब्लिशमेंट तो 1916 में हो गई थी, लेकिन इसको साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाएगा 1917 में। क्यों, क्योंकि उस दौरान जो है जहाँ पहले इस्टेब्लिश करा गया था वहाँ तो 1916 में करा गया था, लेकिन इसको शिफ्ट 1917 में साबरमती में करा गया था। उसके बाद इसको साबरमती आश्रम के नाम से जानेंगे। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि जो है साबरमती के लिए जो गांधी जी के द्वारा एक आश्रम की इस्टेब्लिशमेंट करी गई थी वो कब शिफ्ट करा गया था। तो साबरमती के लिए कब शिफ्ट करा था, 1917, उस दौरान 17 हो जाएगा। पर कब इसकी ओरिजिनली इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गांधी जी का पहला उपवास भारत में कहाँ हुआ था। तो कहाँ पे देखने को मिलती है भाई, फर्स्ट जो महात्मा गांधी जी के द्वारा करा गया था, हमने देखा कि फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कहाँ देखने को मिली थी, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। तो ये ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है ना, घुमा फिरा के, पर आंसर तो आपका सेम ही रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है जिसको हमने देखा है कब शुरू होता है, 1920 में। और इसका बात करें कि एंड कब होगा, या इसको कब वापस जो है महात्मा गांधी लेंगे, तो 5 फरवरी 1922 में। और क्यों, क्योंकि भाई चौरी चौरा इंसिडेंट्स देखने को मिलता है, तो डेट याद रख लेनी है। पूछा जाता है चौरी चौरा इंसिडेंट्स कब देखने को मिलेगा, आपको एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है इसकी स्पेसिफिक डेट भी। तो आपको पता है एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट्स हुआ था। और जैसे कि पूछा है क्वेश्चन में कि कौन वॉइस रहा था इस दौरान, तो हमने देखा तो भी कि जेम्स फोर्ड इस टाइम पे वॉइस रहा था, है ना, क्योंकि 1919 का अगर आपको जो है इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या बात करें मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड एक्ट ध्यान में है, तो आप इजीली अटैम्प्ट कर पाओगे। इससे एक साल आगे पीछे यही देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट 21 तक देखने को मिलेगा, 21। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो कौन था भाई इसका बेटा, समुद्रगुप्त देखने को मिलता है। फिर समुद्रगुप्त का बेटा हमें देखने को मिलेगा चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका बेटा कुमारगुप्त था, और इसका बेटा फिर स्कंदगुप्त था। और स्कंदगुप्त की बात करें तो ये लास्ट पावरफुल रूलर माना जाता है गुप्ता डायनेस्टी का।
इसके बाद वीक रूलर्स आएंगे और हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है विद इन 100 ईयर्स जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु रोट बृहद संहिता, तो किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका राइट आंसर रहेगा ब्राह्महीर के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त सेकंड्स रियन, तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आपको कौन सा ऐसा आउटसाइडर देखने को मिलता है, या चीनी यात्री पूछा है इन्होंने डायरेक्ट, तो देखने को मिलता है, तो ये था फायान, है ना। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि भाई फायान कहाँ से आया था, तो यहाँ तो मेंशन करा हुआ है कि चाइना से आया था। पता होना चाहिए कि फायान नामक एक पर्सन चाइना से आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। और जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ऐसी है कि इसके द्वारा, फायान के द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है फो को की। और ये जो बुक है इसमें कहीं भी आपको डायरेक्ट इंडिया का वर्णन या चंद्रगुप्त सेकंड का वर्णन नहीं देखने को मिलता है। तो जो भी इसने वर्णन दिया हुआ है इंडिया और चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, तो कॉन्टेम्प्रेरी सोर्सेज से पता चलता है कि भाई जो इसने वर्णन दिया है बेसिकली चंद्रगुप्त सेकंड के ही बारे में दिया है, और जो है इंडिया के बारे में ही दिया है, क्योंकि इंडिया को इसने डायरेक्ट इंडिया मेंशन करा ही नहीं है। इंडिया को सेंट्रल जो है रीजन के तौर पर, या बात करें मध्य देश के नाम पर जो है मेंशन करा हुआ अपनी बुक में, और चंद्रगुप्त सेकंड का नाम ही नहीं देखने को मिलता। और जो इन्फॉर्मेशन कॉन्टेम्प्रेरी सोर्सेज को मिलाकर हम देखते हैं, पता चलता है कि ये भाई इन्हीं के टाइम की इन्फॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट, और इन्हीं के टाइम पे जो है बात करें चंद्रगुप्त सेकंड के ही टाइम पर इंडिया आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, द कैपिटल ऑफ द गुप्ता एम्पायर वॉज, तो क्या थी भी कैपिटल गुप्ता एम्पायर की? तो ये रहने वाला है पाटलिपुत्र, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गुप्ता रूलर फाउंडेड नालंदा डायनेस्टी, नालंदा यूनिवर्सिटी, तो भाई नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर रहेगा कुमारगुप्ता। और कब करेगा? 427 एडी में इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलती है आपको। यहाँ से एक चीज़ ध्यान रख लेनी है कि भाई पहले तो लॉर्ड कार्तिक के फॉलोवर थे। क्वेश्चन बनता है कौन सा गुप्ता शासक जो था लॉर्ड कार्तिकेय का फॉलोवर था। फिर उसके बाद में बुद्धिज्म को अडॉप्ट करेगा ऐसा माना जाता है, और फिर जाकर नालंदा यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, तो कौन था भाई लास्ट पावरफुल रूलर? ये तो हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि स्कंदगुप्त लास्ट पावरफुल रूलर था। इसके बाद तो विद इन 100 ईयर डिक्लाइन हो जाएगा गुप्ता डायनेस्टी का, क्योंकि आगे पावरफुल रूलर नहीं आएंगे, आउटसाइडर्स अटैक करेंगे, जिनमें आपको हुन देखने को मिलेंगे, जो हुन जो है अटैक करेंगे और फिर डिक्लाइन की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्कंदगुप्त इज नोन फॉर डिफीटिंग इंडिया, स्कंदगुप्त इज नोन फॉर डिफेंडिंग इंडिया अगेंस्ट, तो किसके अगेंस्ट जो है डिफेंड करते हुए दिखेंगे? तो हुन जो थे इसके द्वारा, इनके द्वारा अटैक करा गया था स्कंदगुप्त के टाइम पे, और 2 बार अटैक करेंगे, दोनों ही बार स्कंदगुप्त क्या करेगा? इंडिया को डिफेंड करते हुए दिखेगा, यानी कि इंडिया को 2 बार प्रोटेक्ट करेगा। और ये इन्फॉर्मेशन जो है स्कंदगुप्त की एक इंस्क्रिप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है भित्री इंस्क्रिप्शन, तो ये नोट डाउन कर लेना है। भित्री इंस्क्रिप्शन किससे एसोसिएटेड है? क्वेश्चन बन जाता है, स्कंदगुप्त से एसोसिएटेड है। वहां से ही पता चलता है कि हुनों के द्वारा, जिनको हुन कहा जाता है, उनके द्वारा 2 बार अटैक करा गया था इंडिया पे स्कंदगुप्त के टाइम पे, और ये दोनों बार हराता है। और ऐसे भी क्वेश्चन बनता है पहली बार हुन अटैक का पता कहाँ से चलता है? तो भित्री इंस्क्रिप्शन से चलता है ना। अगर 2 चीज़ें ध्यान में रख ली कि स्कंदगुप्त के द्वारा हुनों को 2 बार हराया था, जो भित्री इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, तो फिर उसके बाद क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछे, आप डायरेक्ट आंसर ही टिक करोगे, इर्द गिर्द आप देखोगे भी नहीं बाकी ऑप्शंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द स्लोगन साइमन गो बैक वॉज गिवन ड्यूरिंग, तो कब देखने को मिलता है नारा आपको? क्या फिर नॉन कॉपरेशन के टाइम पे? जी नहीं, ये तो आपको 1920 में शुरू होते हुआ 22 में एंड हो गया था। सीडीएम के दौरान देखने को मिलता है, ये तो 1930 में शुरू होगा, इसके दौरान भी नहीं था। तो जो साइमन कमीशन प्रोटेस्ट है उसके टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। और हमने इसमें, अगर आपने मतलब डिस्कस वैसे करा है पहले भी, कि जब हमने स्टार्टिंग में क्लासेस जो है शुरू करी थी, वहाँ पे हमने डिस्कस करा है जो शुरुआत की क्लासेज है। तो चलो एक बार फिर से बात हुई है यहाँ पे। तो लाला लाजपत राय को क्या होगा, यहाँ पे इंजरी हो जाएगी, है ना, सीवियर, और जो है विद इन मंथ इनकी डेथ देखने को मिलती है। तो फिर बाद में महात्मा गांधी, भगत सिंह जो है बदला लेते हुए दिखेंगे, है ना। तो सॉन्डर को क्या करेंगे? गोली मार देंगे। तो ये चीज़ सारी किससे रिलेटेड है? इसी प्रोटेस्ट से रिलेटेड है कि इसमें जो है लाला लाजपत राय को जो इंजरी हो जाएगी सीवियर। और ये चल कहाँ रहा था प्रोटेस्ट? तो लाहौर में हो रहा था। वैसे तो हमने ये सारी चीज़ें पहले भी डिस्कस कर ली है, पर ठीक है, जब फिर से बात हो रही है तो एक बार देख लेंगे, है ना, सारी चीज़ें हम एक एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच मेटल कॉइन वॉज मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, तो कौन सा ऐसा धातु है जो आपको भी प्रचलन में दिखेगी किसके दौरान? गुप्तों के टाइम पे। तो कोई और नहीं, ये थी गोल्ड, क्योंकि गोल्डन कॉइन्स इनके द्वारा बड़े लेवल पर इशू करे जाएंगे। पर क्वेश्चन ऐसे बनता है, पहली बार जैसे मैंने बताया किसके द्वारा इशू करे गए थे, तो कुशानों के द्वारा। कुशानों में भी कौन था? भीमा कटपिसियस,
लेकिन प्योर गोल्ड कॉइन किसके द्वारा इशू करे गए थे पहली बार? तो वो भी कुषाणों के द्वारा ही करे गए थे, क्योंकि ये लिमिटेड कॉइन इशू करेंगे और इनके द्वारा, गुप्तों के द्वारा बहुत ज़्यादा कॉइन्स इशू करे जाएंगे। जितने ज़्यादा कॉइन्स उतने ज़्यादा उनमें मिलावट होगी। तो इनके जो प्योर कॉइन थे वो कुषाणों के ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द फेमस आयरन पिलर एट मेहरौली वॉज इरेक्टेड बाई। तो किसके द्वारा इरेक्ट करा गया था ये मेहरौली पिलर? तो ये रहेगा राइट आंसर चंद्रगुप्त टू, जिसको विक्रमादित्य या शिकारी की उपाधि भी लेगा। क्यों लेगा भाई शिकारी का टाइटल? तो वो इसी वजह से, क्योंकि शकों को हराया था, है ना। और जो है सिल्वर कॉइन्स भी इशू करते हुए दिखेगा। पर ध्यान रख लेना, जब समुद्रगुप्त आएगा ना, तो समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त जो है कुछ टाइम के लिए रूल करेगा। रामगुप्त के बाद जो है चंद्रगुप्त सेकंड आएगा। तो ऐसा माना जाता है कि ये भाई बिल्कुल बेकार रूलर था, है ना। शक जैसे ही अटैक करते हैं उस दौरान क्या करते हैं, तो भाग जाता है। और जो है वो शका रूलर थे, वो इसकी वाइफ को क्या कर देते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। तो बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय उसको भी छुड़वाएगा, शकों को हराएगा और साथ में अपने भाई को भी मार डालेगा। तो इसके बारे में आपको ध्यान रख लेना है। हो सकता है ऑप्शन में ये भी दिखे आपको, है ना, रामगुप्त। तो आपको ध्यान रख लेना है समुद्रगुप्त के बाद वैसे रामगुप्त बैठा था, फिर जाके चंद्रगुप्त सेकंड आएगा। और इससे एक चीज़ और ध्यान रख लेना है, जैसे फर्स्ट सिल्वर कॉइन इशू करे गए थे चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा, है ना। ये तो विक्ट्री कमेमोरेट करने के लिए करे गए थे इसके द्वारा इशू, कि भाई शकों को हराया था। लेकिन इसके द्वारा पहले ही कॉपर कॉइन्स इशू करे गए थे। ऐसा कोई एक रूलर देखने को मिलता है गुप्ता डायनेस्टी का, वो जो था रामगुप्त था, जो कॉपर कॉइन इशू करते हुए दिखेगा। तो इसीलिए आपको नाम इनके माइंड में रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षस? तो किसके द्वारा लिखी गई है भाई मुद्रा राक्षस? तो इसका राइट आंसर रहेगा विशाखा दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज द ऑथर ऑफ मेघदूता? तो ये तो सबको आइडिया होगा भाई, कालिदास। और कालिदास की जो भी कोई एक, मतलब कोई एक नहीं, जितनी भी इसके द्वारा बुक्स लिखी गई हैं वो सारी आपको एक बार देख लेनी है। क्यों? क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, गुप्ता फेज का जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर है, राइटर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु रोट द एस्ट्रोनॉमिकल वर्क आर्यभट्टियम? तो किसके द्वारा लिखा गया था? आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था। और सूर्य सिद्धांत भी लिखा गया था। आर्यभट्टिया और सूर्य सिद्धांत दोनों ही आर्यभट्ट की बुक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेमस स्कॉलर वॉज इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड? तो चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में कौन देखने को मिलता है आपको? आर्यभट्ट था? नहीं, एक्चुअली में ये गुप्ता फेज में आपको गुप्ता फेज का ही था, है ना, आर्यभट्ट। लेकिन गुप्ता कोर्ट में नहीं देखने को मिलता। हमने आप अगर इसमें वैसे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस कर ली ये चीज़ भी, कि भाई चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आपको क्या देखने को मिलता है, नवरत्न का कॉन्सेप्ट, जो आगे चलकर अकबर के कोर्ट में भी देखने को मिलेगा। और इसकी दो कैपिटल्स, एक तो पाटलिपुत्र, दूसरी उज्जैन, और ये नवरत्न उज्जैन में देखने को मिलते हैं जो एमपी में है। तो वहाँ देखने को मिलते हैं ये। तो इसीलिए गुप्ता फेज से रिलेटेड तो है आर्यभट्ट, लेकिन गुप्ता कोर्ट में नहीं था। कालिदास, तो देखते हैं भी आगे, बाणाभट्ट नहीं, ये तो हर्षवर्धन से है। हरिसेन समुद्रगुप्त से एसोसिएटेड है, यहाँ पे इन्होंने चंद्रगुप्त सेकंड पूछा है डायरेक्ट, तो कालिदास ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वैसे एलिमिनेट मेथड भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको डायरेक्ट पता ना हो, आप कहीं क्वेश्चन में फंस जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वॉज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र? तो कौन था भाई पंचतंत्र का ऑथर? तो विष्णु शर्मा इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटन बाय कालिदास? तो कालिदास के द्वारा कौन सी भी जो ऐसी बुक है जो लिखी गई थी? राइट आंसर रहेगा अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गुप्ता रूलर्स कॉइन डिपिक्टेड हिम प्लेइंग द वीणा? तो कौन था भाई जो वीणा प्ले करते हुए कॉइन्स पे दिखता है हमें, है ना, उसकी इमेज है उस पर, तो कोई और नहीं समुद्रगुप्त है, मल्टी टैलेंटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच मेटल वॉज मोस्ट यूज्ड फॉर कॉइनेज इन द गुप्ता पीरियड? तो ये तो गोल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ फेमस मैथमेटिशियन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड? तो यहाँ पे क्या पूछा है इन्होंने, ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड पूछा है, किसी के कोर्ट के, या ऐसा नहीं पूछा किस रूलर के कोर्ट में था, डायरेक्ट पूछा है भाई कि गुप्ता फेज यानी कि जो गुप्ता टाइम पीरियड था उसमें कौन मैथमेटिशियन देखने को मिलता है? तो ये कोई और नहीं, आर्यभट्ट, जिसके द्वारा आर्यभट्टिया और सूर्य सिद्धांत लिखा गया है। आर्यभट्टिया और सूर्य सिद्धांत दोनों बुक्स जो है आर्यभट्ट की है। तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, उसी के बाद आंसर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज मैंशनड इन द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन? तो जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है भाई, उसमें कौन सी नदी का उल्लेख देखने को मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा नदी का वर्णन देखने को मिलता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वॉज द सक्सेसर ऑफ कुमारगुप्त?
तो कौन था भाई कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी? तो राइट आंसर रहेगा स्कंदगुप्त। हमने देखा तो भी जो इंपॉर्टेंट रूलर है उनके एक बार फिर से देख लेते हैं गुप्ता फेज से। श्रीगुप्त क्योंकि फाउंडर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हालांकि इंडिपेंडेंट रूलर नहीं था। तो ठीक है, 240 में इस्टेब्लिशमेंट करेगा, है ना। नेक्स्ट जो है घटोत्कच आता है, 280 में बैठेगा, है ना। पर ओरिजिनली गुप्ता फेज की इस्टेब्लिशमेंट या गुप्ता डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट मानी जाती है चंद्रगुप्त फर्स्ट से ही, कब 319 AD में। फिर आएगा इसके बाद समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद कौन देखने को मिलता है आपको? तो समुद्रगुप्त के बाद आएगा रामगुप्त, है ना। अगर ऑप्शन में है तो डायरेक्ट इसी को टिक करना है भाई कि समुद्रगुप्त के बाद यही आता है। पर इसको जनरली ऑप्शन में नहीं दिया होता, डायरेक्ट चंद्रगुप्त सेकंड दिया होता है। तो चंद्रगुप्त सेकंड फिर आगे चलकर इसको सक्सीड कर लेगा, बेसिकली इसको मारकर गद्दी प्राप्त करेगा। और जो है चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कौन आता है? इसका बेटा जिसका नाम कुमारगुप्त था। कुमारगुप्त के बाद आएगा स्कंदगुप्त, इसीलिए इसका एक क्वेश्चन बना है क्योंकि भाई ये लास्ट पावरफुल रूलर था स्कंदगुप्त। और इसकी इन्फॉर्मेशन एक तो हमें रुद्रदामन की कौन सी इंस्क्रिप्शन से मिलता है? गिरनार और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, क्योंकि रिपेयर करवाई गई थी इसके द्वारा जो है सुदर्शन लेक, इसीलिए अपने बारे में वहाँ मेंशन करवाता है। लेकिन इससे रिलेटेड हमने बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन पढ़ी है, जिसमें क्या नाम था इसका? भित्री इंस्क्रिप्शन। और इसमें क्या मेंशन करा हुआ कि भाई 2 बार इसके द्वारा किसको हराया गया था? जो हूण थे उनको हराया गया था। और उसके बाद हूण ही कहीं न कहीं डिक्लाइन की वजह बनते हैं। पर ये एक रीज़न है, एकमात्र रीज़न नहीं है कि हूणों की वजह से डिक्लाइन हुआ था। हाँ, एक रीज़न माना जा सकता है, बस एकमात्र रीज़न मत मानना, क्योंकि उसमें ट्रेड का डिक्लाइन होगा, वो भी आपको रोमन एम्पायर से एसोसिएटेड दिखेगा, क्योंकि वहाँ हमारा जो है ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छे थे, पर उसका डिक्लाइन होगा। या बात करें बेसिकली डिसइंटीग्रेशन होता है उसका ईस्टर्न रोमन एम्पायर और वेस्टर्न में, और वेस्ट वाले रोम से हमारे अच्छे रिलेशन थे, ट्रेड रिलेशन। तो उस वजह से जैसे ही उसमें आपको देखने को मिलता है डार्क फेज, तो वो भी एक वजह थी, एक जो हूण अटैक माना जाता है, और वीक सक्सेसर थे। और इस तरह से बहुत सारे रीज़न है, लेकिन 3 मेजर रीज़न ये माने जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द फेमस 10 अवतारा टेम्पल एट देवगढ़ वॉज बिल्ट ड्यूरिंग। तो किसके टाइम पे देखने को मिलता है? गुप्ता पीरियड में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देव अवतारा टेम्पल एट देवगढ़। और ये है कहाँ पे? यूपी में। क्योंकि जो ये देवगढ़ नामक जगह है ना, ये उड़ीसा में भी देखने को मिलती है, और शायद से राजस्थान वाले एरिया में भी आपको कहीं देखने को मिलती है ऐसी जगह। तो इसीलिए ध्यान रख लेना है कि देवगढ़ हो सकता है ऑप्शन में दिया जाए, देव अवतार टेम्पल जो है इनमें से कौन सी जगह में देखने को मिलता है। और ऑप्शन में हो देवगढ़, आगे यूपी दिया हो, फिर देवगढ़ आगे उड़ीसा दिया हो, उसके बाद देवगढ़, फिर आगे राजस्थान। तो आपको टिक कौन सा करना है? देवगढ़ तो पता है, पर कौन सा देवगढ़? तो यूपी वाला, यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच इज़ द अर्लीस्ट नोन टेम्पल विद शिखरा स्टाइल। तो कौन था? तो ये कोई और नहीं भाई, 10 अवतार टेम्पल ही है, और जो हमने देखा गुप्ता फेज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द काव्य दर्शन। तो काव्य दर्शन किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राइट आंसर रहेगा दंडीन। और इसके द्वारा 10 कुमार चरित भी लिखी गई थी, दोनों बुक्स इसी की है। 10 कुमार चरित पूछा जाए या काव्य दर्शन पूछा जाए, दोनों किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोनों लिखी गई थी दंडीन के द्वारा, ध्यान में रख लेना है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में उनको जो है कवर करने की ट्राई करेंगे। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच।